तुम मुझे मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए देखने के लिए कितना पैसा दोगे जब वो सो रही हो? मैंने अपनी बेहोश पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करते हुए लाइव स्ट्रीम की। 3 लड़कों ने पैसा देकर देखा और वो जो कहते गए मैं वैसा करता गया। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये 2 लोगों के बीच हुई असल बातचीत का हिस्सा है। ये जो कुछ भी आपने मुझे कहते हुए सुना ये रियल है, जहां पति अपनी ही पत्नी को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं और उसे किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया में ऐसी रेप एकेडमी चल रही हैं जहां सिखाया जा रहा है कि पत्नी को नशीली दवा देकर उसका रेप कैसे किया जाए? हजारों पुरुष ये कर रहे हैं और उसका वीडियो दुनिया को बेचा जा रहा है। जब ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई तो हम भी बाकी लोगों की तरह स्तब्ध रह गए। बैठ के बात के इस एपिसोड में आज हम पुअर अर्बन प्लानिंग पर बात करने वाले थे, लेकिन इस खबर के आने के बाद हमने तय किया कि ये इस वक्त का सबसे ज़रूरी मुद्दा है और इस पर अभी ही बात होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम को नॉर्मलाइज करना उससे भी बड़ा क्राइम है। तो चलिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी ज़रूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल CNN ने जेंडर इनइक्वालिटी पर एक एज इक्वल्स इन्वेस्टिगेशन नाम की सीरीज की। 26 मार्च को सीरीज की आखिरी रिपोर्ट एक्सपोजिंग अ ग्लोबल रेप एकेडमी पब्लिश हुई। इसके बाद से दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर फिर से चर्चा होने लगी। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा था क्या? दरअसल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में एक हिडन ऑनलाइन वर्ल्ड का खुलासा किया गया। एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया जहां पुरुष एक दूसरे को सिखाते हैं कि अपनी पत्नी या पार्टनर को नशीली दवा देकर उनका यौन शोषण या रेप कैसे करें। साथ ही ये तक बताया जा रहा था कि अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाएं तो बचना कैसे है। चैट्स के स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में motherless.com की एक वेबसाइट का भी पता चला, जिस पर 20,000 से ज्यादा स्लीप कंटेंट वीडियो हैं। इनमें बेहोश या सोती हुई महिलाओं के साथ सेक्सुअल एक्ट्स यानी उनका यौन शोषण होता दिखाया गया है। पुरुष महिलाओं की आंखें खोलकर दिखा रहे हैं कि वो सच में बेहोश हैं। स्लीपिंग ड्रग्स अपना काम कर रही हैं और वो पति बेसुध पड़ी अपनी पत्नी का रेप। इन वीडियोस को लाखों बार देखा गया, ये और भी आश्चर्य की बात है। अकेले फरवरी महीने में 6 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग वेबसाइट पर आए। बात केवल यहीं खत्म नहीं होती। वेबसाइट के अलावा टेलीग्राम पर कम्युनिटी ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जहां बेहोश करने वाला ड्रग बेचा जाता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ड्रग का कितना डोज देना है, पार्टनर को कैसे बेहोश करना है। एक व्यक्ति टेलीग्राम पर कहता है, दुनिया के किसी भी पते पर स्लीपिंग लिक्विड भिजवा देंगे। इसे देने के बाद आपकी पत्नी को कुछ महसूस नहीं होगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा। एक बोतल की कीमत $175, इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो लगभग 14,000 रुपए। ग्रुप में महिलाओं के साथ शोषण को लाइव स्ट्रीम करके दिखाया जा रहा है। $20 देकर कोई भी इसे देख सकता है। CNN की टीम ने जब यूजर बनकर एक शख्स से पूछा कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग कैसे चल रही है, क्या आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, सामने से जवाब आता है, हाँ सब ठीक रहा। उस रात 3 लड़कों ने खरीदा और मैंने अपनी बेहोश पत्नी का लाइव वीडियो उन्हें दिखाया। वो मुझे जो जो बताते गए मैं वैसा वैसा अपनी पत्नी के साथ करता गया। CNN की कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इंटरनेट पर अभी भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को एम्पलीफाई यानी बढ़ावा दिया जाता है, फिर उसे कंटेंट की तरह दुनिया के सामने पेश भी किया जाता है। हिडन ऑनलाइन वर्ल्ड में इंग्लैंड की जोई वाट्स भी अपने ही पति की क्रूरता का शिकार हुई। एक संडे को चर्च से लौटते समय पति ने वाट्स के सामने खुद कबूला कि मैं रात को तुम्हारी चाय में बेटे की नींद की दवा मिलाता था ताकि तुम्हें बांध सकूं, तस्वीरें ले सकूं और तुम्हारे साथ बलात्कार कर सकूं। ये सुनते ही वाट्स की दुनिया बिखर सी गई। वो कहती हैं, हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, सड़क पर कौन चल रहा है या फेसबुक पर हमें कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। हम देर रात पार्किंग में अपनी कार तक जाने में डरते हैं।
लेकिन हम इस बात से नहीं डरते कि हम किसके बगल में सोते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इससे भी डरना होगा। इतना कुछ होने के बाद भी समाज के ताने वॉट्स को ही सुनने को मिले। वो बताती हैं कि लोगों ने मुझसे कहा है कि लेकिन वो तुम्हारा पति है, ये किसी गली में जबरन हमला होने जैसा तो नहीं है। कई पैनिक अटैक के बाद वॉट्स ने हिम्मत जुटाकर इस बारे में अपनी बहन को बताया। फिर मां ने पुलिस को बुलाया और पति को 11 साल की सजा हुई। इटली में रहने वाली वैलेंटीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति शराब और नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश करता, फिर सेक्सुअल असॉल्ट की वीडियोस बनाता। वैलेंटीना कहती हैं, मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती कि किसी महिला के साथ कसाई खाने के मांस जैसा व्यवहार किया जा सकता है। मेरे साथ भी वही हुआ। आप चाहे जितना भी भूलने की कोशिश करें, वो हमेशा आपके साथ ही रहता है जो कुछ आपने झेला है। बस एक बिस्तर, एक कैमरा, एक अलग सी गंध भी काफ़ी है मुझे वो सब याद दिलाने के लिए। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने बताया कि दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों की कई कम्युनिटी और ग्रुप्स हैं, जहां पुरुष एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसे भाईचारा जैसा समझते हैं। ये लोग अपराध को नॉर्मल मानते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। CNN की रिपोर्ट देखकर शायद आपको लगे कि ये किसी और देश की या डार्क वेब की हिडन दुनिया की कहानी है। भारत का इससे क्या ही लेना देना। लेकिन असल में ये समस्या किसी देश, वेबसाइट या ग्रुप्स तक सीमित नहीं है। ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को न्यू नॉर्मल मान लेने की मानसिकता है, जहां उन्हें एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है। और बदकिस्मती से ये मानसिकता हमारे और आपके इर्द गिर्द गहराई तक फैली हुई है। भारत में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता देखने के लिए आपको डार्क वेब पर जाने की जरूरत नहीं है। आस पड़ोस के बंद दरवाजों के पीछे ऐसी क्रूरता हो रही है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। यकीन नहीं होता ना? तो आइए ज्यादा दूर नहीं, पिछले 1 साल के अंदर सामने आए इन चंद मामलों को देखते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा इलाके में कुछ लड़कों ने नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। उनके साथ यौन शोषण किया गया और 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए। इन वीडियो से पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया जाता था ताकि वे चुप रहें और उनका शोषण जारी रहे। त्रिपुरा के अगरतला में एक दिव्यांग महिला का 6 लोगों ने गैंगरेप किया। मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का पति था। पति अपने दोस्तों को घर लाया, सभी ने शराब पी और फिर मिलकर उस असहाय महिला की आबरू लूटी। पंजाब के मोगा में एक पति ने अपनी पत्नी को ड्रग्स की लत लगा दी। जब महिला नशे की पूरी तरह आदी हो गई तो पति ने उसे प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार की दलदल में धकेल दिया। वो खुद ग्राहकों से डील करता और पत्नी को ग्राहकों के पास होटल छोड़कर आता था। ये घटनाएं बताती हैं कि अब भारत के समाज में भी महिलाओं के खिलाफ क्रूरता कोई अपवाद नहीं बल्कि एक चलन बन चुकी है। ये सिर्फ कुछ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं बल्कि किसी बड़ी और गहरी समस्या की बानगी हैं। आंकड़े इसकी हकीकत बताते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे NCRB भी कहते हैं। हर साल देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का डेटा जारी करता है। NCRB की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ये संख्या 2021 और 2022 से भी ज्यादा है, यानी हर साल आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखें तो सबसे डराने वाली बात यह है कि महिलाओं के साथ घर के अंदर होने वाली क्रूरता सबसे ऊपर है। क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के सबसे ज्यादा 1,33,000 मामले हैं, यानी कुल महिला अपराधों में सबसे बड़ा हिस्सा अपने ही घर और अपने लोगों से आता है। वहीं 2023 में 29,000 से ज्यादा रेप केस दर्ज हुए, यानी हर दिन 80 से ज्यादा केस। इनमें भी अधिकतर मामलों में आरोपी कोई अजनबी नहीं बल्कि जाना पहचाना व्यक्ति, जाना पहचाना इंसान था। NCRB के ही एक और डेटा के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच भारत में 35,000 से ज्यादा दुल्हनों की मौत दहेज उत्पीड़न की वजह से हुई। इसका मतलब है कि हर दिन करीब 20 महिलाओं ने दहेज की मांग से परेशान होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक पहुंच पाए, जिनकी FIR दर्ज हुई। लेकिन असल जिंदगी की कहानी इन पुलिस रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा खौफनाक है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के ज्यादातर मामले रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, खासकर तब जब अपराध घर की चारदीवारी के अंदर हो या अपराधी कोई जानने वाला हो। 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में होने वाले 99% सेक्सुअल असॉल्ट्स फाइल ही नहीं होते हैं।
महिलाएं अक्सर डर, शर्म, परिवार की इज्जत बचाने का दबाव, पति पर आर्थिक निर्भरता और कानून पुलिस पर भरोसे की कमी की वजह से पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। गांव और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में तो ये हालात और भी खराब हैं। वहां पुलिस स्टेशन, कानूनी मदद या सर्वाइवर सपोर्ट सिस्टम तक पहुंचना ही अपने आप में एक जंग है। कुल मिलाकर एनसीआरबी का डेटा हमें जो दिखा रहा है वो एक बहुत बड़े हिमखंड का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। असली क्रूरता तो समाज की महिलाओं की चुप्पी के गहरे समंदर में दबी हुई है। अब एक सवाल है, अगर इतनी घटनाएं, इतने आंकड़े, इतना दर्द है तो फिर भी खामोशी क्यों है? सोसाइटी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का नॉर्मलाइजेशन क्यों और कैसे होता जा रहा है? निक्की को जलाया गया, राधिका को गोली मारी गई, स्वाति के शरीर के टुकड़े किए गए, श्रद्धा को किसी ने नहीं सुना, देश की राजधानी में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। अब इनमें से कोई भी घटना चौंकाने वाली क्यों नहीं लगती? क्यों ये खबरें सोशल मीडिया पर आती हैं और लोग बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं? क्यों निर्भया जैसे आंदोलन अब नहीं दिखते? क्या मार्च करने के लिए कैंडल्स खत्म हो गई हैं, या फिर हमें निर्भया से भी ज्यादा ब्रूटल, विभत्स घटना का इंतजार है? तमाम एक्सपर्ट्स इसके पीछे रेप कल्चर और एक पैटर्न की बात करते हैं। रेप कल्चर का मतलब ऐसे माहौल से है जहां यौन हिंसा को आम बात मान लिया जाता है। समाज इसे रोकने के बजाय नजरअंदाज करता है और कभी कभी सही भी ठहराता है। आपने अक्सर सुना भी होगा, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, उसने खुद मौका दिया होगा। साथ ही मजाक में रेप शब्द का इस्तेमाल तक किया जाता है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था मजलिस की डायरेक्टर एडवोकेट ऑड्री डी मेलो कहती हैं कि हर केस में कहानी नहीं, एक पैटर्न है। कोई भी अपराधी पहली बार में सीधे जाकर रेप नहीं करता। शुरुआत अक्सर छेड़छाड़, स्टॉकिंग और बदतमीजी से होती है। समाज और पुलिस इन्हें छोटी बात मानकर गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे अपराधी का हौसला बढ़ता जाता है, आगे जाकर वही रेप जैसा गंभीर अपराध करता है। असल में समस्या ये नहीं है कि लोगों को परवाह नहीं, असली बात यह है कि महिलाओं का दर्द रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर घुल मिल गया है कि लोग उसे महसूस ही नहीं करते। समाज को सदियों से ऐसी कहानियां, ऐसी व्यवस्थाओं और ऐसी चुप्पियों के जरिए ट्रेन किया गया है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन अचरज की बात नहीं। पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की के वर्तमान स्वरूप ने महिलाओं के खिलाफ अन्याय को इतना सामान्य बना दिया कि वो आक्रोश नहीं, उदासीनता पैदा करे। महिलाओं के खिलाफ होने वाला हर अपराध सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने की सोच को उजागर करता है। जहां दहेज को अपना जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है, जहां औरत की आजादी से पुरुष का ईगो हर्ट होता है। कैसे? हाल ही की 2 घटनाओं से समझिए। ग्रेटर नोएडा की 26 साल की निक्की भाटी को उसके ही ससुराल वालों ने बालों से घसीटा और जिंदा जला दिया। पिता का आरोप है कि दहेज में स्कॉर्पियो और रॉयल एनफील्ड बाइक दी गई थी, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी। निक्की का केस ये साबित करता है कि आप चाहे जितनी भी मांगे पूरी कर लें, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। गुरुग्राम की 25 साल की नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके ही पिता ने गोली मार दी। पिता को इस बात से दिक्कत थी कि बेटी आज़ाद थी, इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी और पड़ोसी उसे अपनी बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे। यहाँ एल्गोरिदम ऑफ आउटरीच की बात करना भी जरूरी है। अक्सर समाज का दोहरा रवैया तब और खुलकर सामने आता है जब पीड़ित कोई पुरुष होता है। बेंगलुरु के 34 साल के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के कथित उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की। इसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अतुल सुभाष ट्रेंड करने लगा और देश भर में आक्रोश फैल गया। मेरठ के 29 साल के मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ की हत्या कर शव के 15 टुकड़े नीले ड्रम में भरे गए। ये खौफनाक घटना रातों रात सोशल मीडिया पर मीम्स और डार्क कॉमेडी का हिस्सा बन गई, जहां पुरुष मजाक में कहने लगे कि पार्टनर कहीं नीला ड्रम न ले आए। इन मर्डर्स को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, इनका दुख अपनी जगह है, लेकिन जो विरोध का कॉन्ट्रास्ट है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक पुरुष की आत्महत्या असाधारण मान ली जाती है, लेकिन जब कोई महिला दहेज, उत्पीड़न या यौन शोषण से मरती है तो उसे रोजमर्रा की खबर मानकर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? इन अंधेरों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसके लिए तुरंत कुछ बदलाव और सुधार करने होंगे। पहला रास्ता है पुलिस सिस्टम को दुरुस्त करना। कोई भी मामला सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन महिला अधिकार संगठन लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को पुलिस अक्सर गंभीरता से नहीं लेती।
सबसे जरूरी है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बेहतर बनाया जाए, सबूत सही तरह से जुटाए जाएं ताकि मामला जब कोर्ट में पहुंचे तो प्रोसिक्यूशन का पक्ष कमजोर न पड़े। कई बार पुलिस समय पर केस ही दर्ज नहीं करती है। कोलकाता के आरजी कर मामले में पुलिस ने 14 घंटे बाद एफआईआर की, तब तक पीड़िता का अंतिम संस्कार हो चुका था, जबकि कानून के अनुसार रेप के मामलों में पुलिस को शिकायत मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, जांच शुरू नहीं हो सकती। पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया की फाउंडर योगिता भयाना कहती हैं कि कई बार पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की जानकारी ही नहीं होती। अगर पुलिस की जांच कमजोर है तो अदालत भी किसी को जेल भेजने का जोखिम नहीं उठाएगी। इसी का परिणाम है कि 2018 से 2022 के बीच रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट्स यानी दोषी साबित होने की दर 27 से 28% थी, यानी हर 4 में से 3 आरोपी बिना सजा के छूट जाते हैं। दूसरा रास्ता है कोर्ट का बैकलॉग खत्म करना। 2022 में रेप के 1,98,000 मामले कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित थे। उस पूरे साल में करीब 18,000 मामलों का निपटारा हो सका, यानी 90% से ज्यादा मामले पेंडिंग रहे। न्याय में इतनी देरी पीड़ितों को और तोड़ देती है। 2012 के निर्भया मामले के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने पर जोर दिया गया, लेकिन आज भी इनकी संख्या काफी कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के गंभीर मामलों की सुनवाई सीधे हाई कोर्ट में होनी चाहिए ताकि लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ सके। तीसरा रास्ता है पॉलिसी मेकिंग में सुधार किए जाएं। भारत में क्राइम इन इंडिया की पहली रिपोर्ट 1953 में आई थी, लेकिन उसमें रेप जैसे अपराध की अलग कैटेगरी ही नहीं थी। 21 साल बाद 1974 में रेप केसेस अलग से रिपोर्ट होने लगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध की अलग कैटेगरी 39 साल बाद 1992 में यानी 1992 में जोड़ी गई। इससे समझ आता है कि पॉलिसी मेकिंग में यौन हिंसा को किस हद तक सामान्य माना जाता रहा, कितने लंबे वक्त तक। आज भी भारत में मैरिटल रेप को कानूनी रूप से अपराध नहीं माना जाता, जबकि सर्वे कहते हैं कि एक औसत भारतीय महिला के लिए अपने पति से यौन हिंसा झेलने की संभावना किसी अजनबी के मुकाबले 17 गुना ज्यादा है। निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने सुझाव दिए कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाए। शादी के बाद भी जबरदस्ती सेक्स रेप ही है। पति को कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना एक्सेसिवली हार्श यानी अत्यधिक कठोर होगा। इस सोच के साथ भारत अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों की उस सूची में खड़ा है जहां मैरिटल रेप को अभी तक अपराध नहीं माना गया है। चौथा रास्ता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। 2012 के निर्भया मामले के बाद केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए थे, कानून सख्त किए थे, लेकिन इन बदलावों के बावजूद जमीन पर स्थिति बेहद कम बदली है। एनसीआरबी के मुताबिक उस समय भारत में साल भर में बलात्कार के करीब 25,000 मामले रिपोर्ट किए जा रहे थे। आज हर साल 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। देश भर में हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट किया जा रहा है। आंकड़े नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे, बावजूद इसके कि सरकार ने सजा कड़ी कर दी है, यानी सरकार ने सजा बढ़ा दी है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल जेल है, अधिकतम सजा आजीवन कारावास है, और अगर पीड़िता 12 साल से कम उम्र की हो तो मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा का खौफ नहीं है। कई रेप पीड़ितों के लिए केस लड़ चुकी सीनियर एडवोकेट रेबिका एम जॉन कहती हैं कि अभी भी कुछ बलात्कारियों को लगता है कि वो अपराध करके बच सकते हैं। इसका कारण कानून के डर की कमी है। कड़े कानून हैं, लेकिन उन्हें समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। आखिरी और सबसे सही रास्ता ये है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। अभी के समय लोकसभा में 469 पुरुषों के साथ सिर्फ 74 महिला सांसद हैं, यानी केवल 13.6%। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक देश के पुलिस बल में सिर्फ 8% महिलाएं हैं। निचली अदालतों में 38% महिला जज हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स में ये संख्या घटकर सिर्फ 14% रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2021 से 2025 के बीच 28 नए जज नियुक्त हुए, इनमें एक भी महिला नहीं थी। पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट में कुल 276 जजों में सिर्फ 11 महिलाएं रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फॉर्मर चीफ ललिता कुमार मंगलम कहती हैं कि देश को अभी भी पुरुष ही चला रहे हैं। सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होने से चीजें नहीं बदलेंगी। ज्यादातर जज अभी भी पुरुष ही हैं। असल में जब कानून बनाने वाले, लागू करने वाले और न्याय देने वाले सभी पदों पर महिलाएं नहीं होंगी तो महिलाओं का दर्द कौन समझेगा।
इसके अलावा सिस्टम में पहले से मौजूद राजनेताओं को खुद को और अपनी सोच को भी बदलना चाहिए, जो कहते हैं कि चाउमीन खाने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिससे रेप होते हैं। एडीआर के डेटा में बताया गया है कि देश के 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी जरूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस्ट की ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।